हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में नया चैप्टर 13 है जो 13वां चैप्टर समतल। ठीक है, प्लेन। तो देखिए, प्लेन को पढ़ने का दो मेथड है, एक वेक्टर मेथड है। ठीक है, यानी वेक्टर फॉर्म में सारी चीजें लिखते हैं हम लोग, यानी सदिश के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन मतलब निर्देशांक अक्षों में लिखते हैं, निर्देशांक मतलब निर्देशांकों के माध्यम से लिखते हैं, एक्स वाई जेड। क्योंकि प्लेन है तो 3D मीन्स 3 वेरिएबल इसमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो वेक्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। वेक्टर फॉर्म केवल हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक वाला। ठीक है, यानी कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्लेन यानी समतल से क्या मतलब। तो देखिए, समतल एक ऐसा फिगर है, ठीक है, प्लेन एक ऐसा फिगर है या कह लीजिए सरफेस है। सीधे सीधे बोले तो सरफेस ज्यादा सही रहेगा। तो प्लेन एक ऐसा सरफेस है, सरफेस मतलब एक सतह है। ठीक है, प्लेन क्या होता है, एक सतह होता है। ठीक है, सतह देखिए मतलब प्लेन एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सरफेस है। सरफेस कैसा भी हो सकता है, कर्वी हो सकता है। ठीक है, जिग जैग इधर उधर हो सकता है। जैसे एक मुड़ा हुआ आप सरफेस देख सकते हैं। जैसे कि बात करें हम, जैसे क्या है ये प्लेन है आपका, मतलब एकदम अगर अगर एकदम ऐसे है तो। लेकिन यही यही हो जाए तो ये सरफेस तो है अंदर ही है, लेकिन प्लेन नहीं है। तो प्लेन हमेशा क्या होगा, ऐसे होगा। जैसे आपका बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है वो प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन है अगर एकदम सीधा है तो। ठीक है, मुड़ा उड़ा नहीं है। अगर मुड़ गया तो फिर प्लेन नहीं हुआ। मतलब सरफेस ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वाला प्लेन नहीं है और ये वाला प्लेन है। तो प्लेन का डेफिनेशन कैसे देते हैं, एक प्लेन सरफेस का प्लेन का डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिसमें स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसी प्लेन के ऊपर लाई करती है, मतलब उसी प्लेन के ऊपर रहती है। ठीक है, यानी कि अगर ये एक प्लेन है तो इस पर जो मिलाने वाला कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, दो बिंदु ले लीजिए ए और बी, और उसको अगर आप मिलाएं तो उसके मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड जो होता है वो इसी प्लेन पर लाई करना चाहिए, इससे कहीं भी हटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है और ये हर एक बिंदु के लिए सत्य है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि यही ये दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, ऐसा नहीं है। कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए इस पर, ठीक है, और उसको मिलाइए तो जो उसको मिलाने वाला, उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसी प्लेन पर लाई करना चाहिए, उसी प्लेन पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका स्फीयर का एग्जांपल ले लीजिए, यानी गोले का एक गेंद सोचिए। गेंद जो होगा कुछ ऐसा होगा, हालांकि इस पर दिखा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं अगर इसको और इसको मिलाएंगे तो वो पूरा इस प्लेन पर लाई नहीं करेगा, उसके सरफेस पर लाई करेगा नहीं ना, सरफेस पर नहीं लाई करेगा, उसके अंदर से जाएगा तब जाके लाइन मिलेगा, है ना। तो यानी कि स्फीयर जो है एक प्लेन नहीं है, वो भी एक सरफेस है, स्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन प्लेन नहीं है। तो प्लेन का डेफिनेशन ऐसे देते हैं। अब प्लेन के साथ साथ यानी समतल के साथ साथ क्या होता है, इसका एक जो इसको पहचाना जाता है जिससे, ठीक है, काइंड आप ये कह सकते हैं कि प्लेन को हमेशा इसी से पहचाना जाता है, वो होता है प्लेन के लिए नॉर्मल टू प्लेन, या सीधे बोले नॉर्मल यानी अभिलंब। तो ये प्लेन का अभिलंब है। ठीक है, यानी समतल का अभिलंब है, नॉर्मल है। तो वो कैसे दिया जाता है कि प्लेन से जो 90 डिग्री बनाए, या सही सही बोले तो ऐसा जो है लाइन सेगमेंट है, ऐसा लाइन है या वेक्टर है जो प्लेन के किसी प्लेन पर लिए गए किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के क्या हो, परपेंडिकुलर हो हमेशा। ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए प्लेन पर और उससे मिलाएंगे तो उससे जो इसका जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है,
तो ये नॉर्मल कहलाता है। प्लेन का क्या कहलाता है? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब कहलाता है। तो नॉर्मल क्या है? एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा या एक वेक्टर है, आप कह सकते हैं एक सदिश है, ठीक। तो इन ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लेन और प्लेन का नॉर्मल। अब हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। यानी हिंदी में बोले तो समतल का व्यापक समीकरण। तो किसी समतल का जो व्यापक समीकरण दिया जाता है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है। फिर इसका प्रूफ वही है कि इसका अगर हम प्रूफ लेने जाएं तो फिर वही वेक्टर से ही आएगा, ठीक है। तो वेक्टर आप लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, और उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे समीकरण पढ़ते हैं कि जब भी देखिए इस फॉर्म का होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल यानी व्यापक समीकरण होता है किसी प्लेन यानी समतल का, ठीक है। तो एक लाइन का क्या होता है अगर देखा जाए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है एक लाइन का व्यापक समीकरण। उसी में बस क्या कर दीजिए z एक लगा दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? प्लेन यानी कि समतल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे x y z पर घात, तीनों पर घात 1 होने चाहिए, ठीक है, तभी हम प्लेन बोलेंगे, प्लेन का तभी वो समीकरण होगा। तो ये होता है व्यापक समीकरण किसी समतल का। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है समझ लेना कि ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है और ये डी क्या है। तो डी कोई भी नंबर कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है डी। डी क्या है? कोई भी अचर राशि है। लेकिन ए बी सी जो है ना वो क्या है? ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी अभिलंब यानी नॉर्मल के, ये समझ लेना बहुत जरूरी है, अभिलंब अर्थात नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, डीआरस हैं, यानी कि दिक् अनुपात हैं। क्या है? दिक् अनुपात है। ये बहुत जरूरी है। जो ए बी सी इसमें होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? जो प्लेन पर जो अभिलंब हमने अभी देखा ना, प्लेन पर एक नॉर्मल लाइन होता है, प्लेन का एक मतलब प्लेन को पहचानने के लिए क्या है? एक उसका नॉर्मल है, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल लाइन है, ठीक है, अभिलंब रेखा है, उसके क्या है? ए बी सी डी आर है। क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात क्या होते हैं किसी लाइन के, और वही एबीसी यहां पर है, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए अगर बताइए कि 0,0 से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण फिर क्या होगा, ठीक है। तो प्लेन का एक व्यापक समीकरण ये है, ठीक है। अब यही समीकरण मान लीजिए यही कोई प्लेन है और ये 0,0 से होकर जाता है। तो अगर 0,0 से होकर जाता है, यदि यह समतल हम बोले 0,0,0 यानी कि मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु से होकर जाता है, तब क्या होगा? इस समीकरण को, प्लेन के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए ये पॉइंट। यानी कहने का मतलब x के जगह पर भी 0, y के जगह पर भी 0 और z के भी जगह पर 0 इज इक्वल प्लस डी इज इक्वल टू 0। अर्थात क्या हमको मिला है? d का मान हमको मिल गया 0। इट मीन्स ये हुआ d का मान अगर हम 0 रख दें तो ये जो प्लेन होगा वो कहां से होकर जाएगा? मूल बिंदु से। अतः कह देंगे हम यहाँ पे मूल बिंदु से होकर जाने वाला, अतः मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का व्यापक समीकरण या समतल का समीकरण कह लीजिए सिंपली, वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। जहां पे ध्यान देंगे हम, क्या ध्यान देंगे कि जो आपके ए बी सी हैं वो इस समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। तो आपने समझा ये व्यापक समीकरण आपको याद रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। मूल बिंदु से अगर होके जाता है तो x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। अब आता है कि किसी पॉइंट से, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, किसी बिंदु
x1 कमा y1 कमा z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो किसी बिंदु, कोई बिंदु दिया है और उससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण अगर हमको लिखना है तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यही करना है कि x में से x1 घटा देना है, y में से y1 घटा देना है और z में से z1 घटा देना है और d को 0 रखना है, d नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है किसी एक बिंदु, ठीक है, किसी एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, जहां पे फिर से ध्यान रखेंगे ये जो ए बी सी है वो आपके क्या है, समतल का जो अभिलंब है उसके दिक अनुपात है, यानी डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो अगर आपका समतल दिया है, समतल बोला जा रहा है कि समतल इस बिंदु से होकर जाता है और जो समतल का जो नॉर्मल अभिलंब है उसके दिक अनुपात दिए हैं आपको, या उसका समीकरण भी दिया है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि दिक अनुपात दिए हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या है समीकरण, क्या होगा उस प्लेन का। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो आपको बता दें, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण एक डिटर्मिनेंट फॉर्म से दिया जाता है, यानी सारणी के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, सारणी का आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, वो होगा आपका x माइनस x1। मान लीजिए तीन बिंदु जो है वो एक है क्या है, x1 y1 z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है और तीसरा x3 y3 z3 है। ये तीनों बिंदु हैं अगर आपको, तो आपका क्या होगा, देखिए जो समतल का समीकरण होगा वो क्या होगा, x माइनस x1 लिखा, x2 माइनस x1 करेंगे, x3 माइनस x2 करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x1 ही रहेगा, सब में क्या करना है x1 माइनस कर देना है, यानी x x2 और x3 में से क्या कर देना है, x1 माइनस कर देना है। तो ये पहला कॉलम मिल गया आपका सारणी का। वैसे ही दूसरा कॉलम प्राप्त करने के लिए क्या करना है, y के साथ कर देना है y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। z के साथ क्या करेंगे, तो z माइनस z1, ठीक है, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। बस हो गया, इज इक्वल टू 0। इसी सारणी को आप हल कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा, यानी वो समतल का समीकरण निकल जाएगा। अर्थात तीन बिंदु दिए हैं तो तीनों बिंदुओं को रख देना है। देखिए ये तो आएंगे ही, एक जो है वेरिएबल तो रहेगा एक्स वाई जेड, ये तो रहेंगे ही, ठीक है ना, क्योंकि आप जब समीकरण निकालेंगे तो समीकरण हमेशा किस में आना चाहिए, एक्स वाई जेड में आना चाहिए, तभी तो होगा वो समतल का समीकरण। तो आप जो पॉइंट दिए रहेंगे उनके मान यहाँ पे रख देंगे, फिर हल कर लेंगे, एक्स वाई जेड में आपको एक समीकरण मिल जाएगा। वही समीकरण उन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला होगा। ठीक है, अब आता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, समतल के समीकरण का इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतःखंड रूप। ठीक है, यानी कि अगर कोई समतल, ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड, अगर कोई समतल ऐसे मान लीजिए समतल है, एक्स एक्सिस पर ए अंतःखंड, वाई एक्सिस पर बी अंतःखंड और जेड एक्सिस पर सी अंतःखंड काटता है, तो जो समीकरण होगा वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये आपने रेखा के समीकरण में भी यही पढ़ा है, इसकी सिमिलरिटी आपको देखते हुए मिल रहा होगा कि अगर कोई, जैसे बोलते थे हम लोग, अगर कोई रेखा x पर a अंतःखंड y पर b अंतःखंड काटता है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 उस रेखा का समीकरण होता है। बिल्कुल वैसा ही है, बस क्या आ गया इसमें, एक्स्ट्रा आ गया है z। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या आ गया है, z। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी सी है ये कटे अंतःखंड है, यहाँ पे दिक अनुपात नहीं है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है।
बाकी सब में जो आ रहे थे ए बी सी वो सब क्या थे, दिक् अनुपात थे नॉर्मल के, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल के दिक् अनुपात नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कटे अंतःखंड है एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, ए बी सी जो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंतःखंड रूप रेखा के समीकरण का, सॉरी समतल का। अब लंब रूप पर आते हैं। यानी कि नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो आप एक जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपको जनरल फॉर्म को बदलना भी तो होगा नॉर्मल फॉर्म में। आपको जनरल फॉर्म को क्या करना होगा, नॉर्मल फॉर्म में बदलना भी पड़ सकता है। आपसे दे सकता है कि एक व्यापक समीकरण दे दिया रेखा का, कहेगा उसको लंब रूप में बदलिए। ठीक है, तो लंब रूप में कैसे बदलते हैं, ये क्या है, ये आपके दिक् अनुपात हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम दिक् को ज्याओं में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अंडर रूट, याद है ना आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग कर दीजिए, यही काम करते हैं अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो गया सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ z प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद करिए ये क्या होता है, ये क्या होता है, एल होता है, आपको याद होगा एल होता है, तो एल एक्स हो गया। ये क्या होता है, एल, यानी कि आपकी ये एल एम एन होंगे जो दिक् को ज्याए हैं, अर्थात की डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, एम वाई एन जेड, और इसको हम लिख लेते हैं, इसको उधर भेज के, ठीक है, इसको उस साइड राइट हैंड साइड भेज के इसको लिख लेते हैं पी। तो यहाँ पे जहां पे हम क्या बोलेंगे कि पी बराबर क्या है, माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये होता है आपका लंब रूप यानी नॉर्मल फॉर्म, जहां पे P क्या है, P क्या है, वो दूरी है कहां से, मूल बिंदु से उस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोई समतल है ऐसे, तो मूल बिंदु कहीं होगा एक्स वाई जेड का, तो यहां से इस समतल पर जो लंब डाला गया है उस लंब की क्या है, लंबाई है P। ठीक है, यहाँ पे, और एल एम एन क्या है, एल एम एन ध्यान दीजिएगा, इस समतल पर जो नॉर्मल है, इस समतल का जो नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स यही चीज, समतल का नॉर्मल तो यही होगा क्योंकि ये लंबी की लंबी है। ठीक है, तो जो समतल पे जो नॉर्मल है उसकी क्या है, ये दिक् को ज्याए हैं, एल एम एन क्या है, उसके दिक् को ज्याए हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका लंब रूप। अब इसके बाद आता है कि दो समांतर समतल के क्या समीकरण होंगे। ठीक है, तो दो समांतर समतल के क्या समीकरण होंगे, तो देखिए अगर एक आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो दूसरा क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस एक चीज चेंज होगा, क्योंकि दोनों में जो आपका समतल, दोनों समतल होगा उसके नॉर्मल अगर दो पैरेलल हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर दो समांतर समतल है तो जो इस पर अभिलंब होगा वो इस पर भी अभिलंब होगा, दोनों पर अभिलंब होगा, इसीलिए जो दिक् अनुपात है वो नहीं चेंज होते। ये दिक् अनुपात ए बी सी जो है वो चेंज नहीं होते हैं, केवल क्या चेंज होता है, ये कांस्टेंट चेंज होता है, D1 और D2 हो गया। ठीक है, तो दो समतल को ऐसे, दो समतल जो समांतर है उनका समीकरण ऐसे आप लिख सकते हैं। तो एक समतल का समीकरण दिया है, दूसरे का निकालना है, तो आप कंपैरिजन करके, और कुछ और कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में तभी आप निकाल पाएंगे, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि दो प्लेन हैं, ठीक है,
और दो प्लेन जब भी एक दूसरे को काटेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा, किसी पॉइंट पे नहीं काटते हैं। दो समतल जब काटेंगे, ठीक है, तो उनका जो कटान होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन जो होगा वो एक लाइन होगा, ठीक है। तो उस लाइन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अब अगर आपको देना हो तो कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को। कि मान लीजिए एक समतल है A1, ठीक है, इसका समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0। एक दूसरा समतल है A2, इसका समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जो बोल रहे हैं इंटरसेक्शन लाइन है, उससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण अगर आपको देना हो तो A1 प्लस लेमडा A2 इज इक्वल टू 0 से दिया जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ पे A1 आपका पहला समीकरण, A2 क्या आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है, इससे दिया जाएगा। अब अगर आपको कोई पॉइंट पता हो उस समतल पर, ठीक है, तो वहां पे उस समतल वो मान रख के, ठीक है, XYZ का, देखिए इसमें रखेंगे A1 आ जाएगा, ये भी रखेंगे, ये भी आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा जिसमें केवल लेमडा जो है आपका अज्ञात रहेगा। तो लेमडा जो अज्ञात रहेगा उसको निकालने के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी XYZ के एक मान की जरूरत पड़ेगी जो उस समतल पे हो, जो नया समतल है वो। तो वो अगर दिया रहेगा तो मान XYZ के रख के आप यहाँ से लेमडा का मान निकाल सकते हैं, और जैसे ही लेमडा का मान निकालेंगे आप फिर से वापस से रख देंगे, आपका समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है कि किसी समतल से किसी पॉइंट की दूरी, ठीक है, किसी समतल से किसी बिंदु की दूरी कितनी होगी, और ये दूरी अभिलंबवत दूरी होती है, ठीक है, यानी नॉर्मल डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस जो होता है वो ऐसे दिया जाता है मॉड ऑफ, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, x1, y1, z1 है। तो इस पॉइंट से और समतल का समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये समतल का समीकरण है, यानी ये एक समतल है और ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस समतल की अभिलंबवत दूरी बतानी हमको, अभिलंबवत दूरी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो जो होता है d इज इक्वल टू फार्मूला दिया जाता है, आप लोग रेखा में भी यही पढ़े होंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। क्या कर दीजिए, x की जगह पर इन सबको रख दीजिए, ठीक है, यानी ax1 by1, यानी xyz को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप याद करिए, आप करते थे तो केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें आता था, यहाँ z नहीं होता था, केवल d होता था, है ना, और यहाँ ax1 by1 होता था रेखा के समीकरण में, और यहाँ पे तो देखिए एक्स्ट्रा एक आया। तो बहुत ज्यादा आपका रेखा से, यानी 2D वाला जो लाइन पढ़े हैं उससे सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उससे सिमिलरिटी प्लेन में बहुत मिलता है, ठीक है, लाइन में शायद न मिले आपको, लेकिन प्लेन में अभी देखा अंतःखंड रूप, ठीक है, नॉर्मल रूप, ये सभी जो फॉर्म थे, इक्वेशन जो थे, वो काइंड ऑफ मिल रहे हैं, बस एक जेड ही एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इससे डिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है, इस फार्मूले से क्या दिया जाता है, डिस्टेंस दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद आता है कि दो समांतर समतल हैं तो उनके बीच का दूरी कैसे देंगे, ठीक है, दो समांतर समतल के बीच की दूरी कैसे आप निकालेंगे। दो समांतर समतलों यानी कि प्लेन्स के बीच की दूरी, वो ऐसे दिया जाएगा, मान लीजिए समतल पैरेलल है क्योंकि समांतर हैं, तो ए बी सी तो चेंज होंगे नहीं, बस क्या होगा D1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस दिया जाता है, डिस्टेंस D या लिखिए चाहे P लिखिए, वो दिया जाएगा D1 माइनस D2 मॉड में, ठीक है, मॉड में इसलिए क्योंकि D1 हो सकता है ये छोटा हो तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए मॉड लगा दिए कि नेगेटिव नंबर नहीं लेना आपको, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है,
धनात्मक, और भाग देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है तो ये पॉजिटिव हमेशा होगा ही, ठीक है। तो बस इसी में बात है और उसको आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपका दो समांतर समतलों के बीच की दूरी का, ठीक है। अब आता है कि एंगल, दो समतल के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दो समतलों के बीच का एंगल का जो फार्मूला होता है, जो आपका, क्योंकि आप देखिए ध्यान से कि मान लीजिए एक समतल ये है, ठीक है, और दूसरा समतल ये है, हाँ चलिए ऐसे ही बनाते हैं। अब इन दोनों के बीच का एंगल है कुछ, समझिएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसका जो नॉर्मल होगा और इसका जो नॉर्मल होगा, ठीक है, उनके बीच भी कुछ एंगल ही होगा, ठीक है, उनके बीच भी क्या होगा, कुछ एंगल ही होगा। बस बात है क्या कि दोनों के नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा मान लीजिए अगर है, ठीक है, और ये है, तो होता क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ध्यान से समझने की अगर हम लोग कोशिश करें कि मान लीजिए ये, मान लीजिए आपका ये दो प्लेन है, मान के समझिए कि दो प्लेन है, तो दो प्लेन के बीच का एंगल कुछ होगा। अब इन पे अगर हम लंब डालें, ठीक है, तो उनके बीच भी कुछ एंगल आएगा, लेकिन क्या होगा, वो 90 डिग्री माइनस होगा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस होगा, क्योंकि आप जब चारों को बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप जो फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, वो लिखेंगे तो वो जो फार्मूला आप लिखेंगे वो दोनों नॉर्मल के बीच के फार्मूला टाइप लिखेंगे। मीन्स आप जैसे दो लाइन है, जैसे इस दोनों का आपको पता रहेगा, क्या पता रहेगा, दिक् अनुपात पता रहेंगे। तो याद करिए जब दो रेखाओं के दिक् अनुपात हम आपको पता थे, तो आप हम क्या लिखते थे, पिछले पिछले क्लास में हमने देखा कि एंगल अगर दोनों के बीच निकालना हो कॉस थीटा, तो वो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फार्मूले से आपका क्या हो जाएगा, प्लेन के बीच का भी एंगल पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो वो एक्यूट एंगल को बताएगा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या बताएगा, वो अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल को बताएगा। तो जो आपको बताना होगा, मीन्स यहाँ से जो पॉजिटिव नेगेटिव जो आएगा, आप पॉजिटिव ले लेंगे तो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले से आपका प्लेन का भी दोनों प्लेन के बीच का एंगल भी बता सकते हैं। अब क्या बचता है, अब इसके बाद ये हो सकता है कि पूछ सकता है कि दोनों प्लेन अभिलंबवत हो, तो फिर जब दोनों प्लेन अभिलंबवत होंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री यानी कॉस 0 होगा। तो फिर वो 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप क्या कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर समांतर होंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा, जो कि पिछले क्लास में भी यही हुआ था, ठीक है। तो बस यहां तक जो है पूरा आपका अभी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था समतल के समीकरण के, साथ ही साथ उसमें सभी समतल के समीकरण और दो समतल के बीच का एंगल भी हो गया, दो समांतर समतल के बीच की दूरी भी हो गई, एक बिंदु से एक समतल के बीच का एक बिंदु से एक समतल के पर समतल के बीच जो डिस्टेंस अभिलंबवत दूरी है वो भी हो गया, ठीक है। दो समतल के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो गया, ठीक है, और समतल वगैरह का समीकरण ये सब हो गया, ठीक है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जो सिंपल क्वेश्चन आपसे हालांकि पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सभी आप याद रखिएगा। कोई डिटेल सिलेबस तो नहीं लिखा है, बस लिखा है प्लेन आपके बुक में। हालांकि प्लेन में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी अभी अभी जो हम लोग इतना पढ़े हैं
जितना आपके किताब में, डिप्लोमा किताब में दिया उतना ही हम लोग पढ़े हैं। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी चीजें और भी हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।